नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा में इजरायली सेना ने अपना अभियान और तेज कर दिया है। पीएम बेंयामिन नेतन्याहू गजा पर पूर्ण कब्जे के आदेश दे चुके हैं, जिसके बाद से ही गजा जल रहा है। पहले ही इजरायली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में आक्रोश है। कई देशों ने इजरायल के खिलाफ रुख अपनाया हुआ है और अब जो रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पेश की गई, उसने दुनिया में इजरायल के खिलाफ गुस्से को और भड़का दिया। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फलस्तीन को नक्शे से मिटाना चाहता है इजरायल, जिस पर इजरायल ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। तो गजा में इजरायल के इस आक्रामक अभियान पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। कतर के साथ समझौता करेगा अमेरिका। इजरायली हमलों के बाद से ही दोनों देशों में तनाव। भारत ने भी कतर को लेकर दिया बड़ा बयान। रूस और बेलारूस के सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ भारत, अमेरिका को दिया सख्त संदेश। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को मिलाया फोन। जापान में टाइफून मिसाइल की तैनाती पर भड़का चीन, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। अमेरिका को फैसला वापस लेने की दी धमकी। और चलते चलते में देखेंगे 140 साल पुराने एक रहस्यमयी जहाज को अब खुलेगा समुद्री इतिहास का बड़ा राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी सीनेट में एप्स्टीन मामले में गवाही के दौरान बवाल। एफबीआई निदेशक काश पटेल और डेमोक्रेट्स के बीच हुई झड़प। डेमोक्रेट सांसद बुकर की चेतावनी, आपको भी नहीं बख्शेंगे ट्रंप। चार्ली किर्क के जान लेने वाले आरोपी रॉबिन्सन के लिए मौत की सजा की मांग। वीडियो लिंक के जरिए आरोपी की कोर्ट में पेशी। आरोपी ने अपने रूममेट को मैसेज में कबूला जुर्म। अमेरिकी नेता खुलेआम लेते हैं रिश्वत, मैं तो पिछले कमरे में ले जाकर लूंगा पैसे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अजीबोगरीब कबूलनामा। साउथ चाइना सी में फिर बढ़ा तनाव। टकराए चीन और फिलीपींस के जहाज। चीन के तटरक्षक बल ने वाटर कैनन से किया हमला, कई घायल। तो गजा को पूरी तरह अपने कब्जे में करने के लिए इजरायल ने जमीनी स्तर पर अपना अभियान शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हालात यह है कि इजरायली बमों की बारिश से हजारों फलस्तीनी शहर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। बीती रात इजरायली हमलों में गजा में कम से कम 91 लोग मारे गए। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज कह रहे हैं कि गजा जल रहा है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने आक्रामक तौर पर इजरायल ने गजा में अपना अभियान छेड़ा हुआ है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की तरफ से गजा में जारी इजरायली हमलों पर एक रिपोर्ट जारी की गई, जो बेहद चिंताजनक है। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम ने खुद ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील की है कि वो इजरायल को रोके, उस पर प्रतिबंध लगाए, उसके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाए। गजा के हालात पर काबू पाने की तत्काल जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र की इस जांच रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायल गजा में बड़े पैमाने पर लोगों को मार रहा है। इजरायल ने 1948 के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत परिभाषित 5 में से 4 ऐसे काम किए हैं, जिससे यह साबित होता है कि वो बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रहा है। यह कन्वेंशन द्वितीय विश्व युद्ध और उस दौरान हुई तबाही के बाद अपनाया गया था। जांच आयोग का मानना है कि इजरायल इस संधि के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए गजा से फलस्तीनियों के सफाये की मंशा रखता है। इन अत्याचारी अपराधों की जिम्मेदारी उच्चतम स्तर पर बैठे इजरायली अधिकारियों की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई, उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। और सिर्फ चिंता ही नहीं, इजरायल के खिलाफ आक्रोश भी बढ़ता नजर आ रहा है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने गजा में खाने की कमी से लोगों की जान जाने को लेकर भी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन इजरायल ने हर तरह के आरोपों को खारिज किया है और संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बता दिया। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम तोड़ मरोड़ कर तैयार की गई झूठी रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं। हालांकि इजरायल ने तो इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन ऐसा करने से उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली। दुनिया के अलग अलग देश इजरायल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा समेत कई देशों ने कहा है कि वे अगले हफ्ते फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में एक देश के तौर पर मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। वैसे तो इन देशों की सूची में जापान का नाम भी शामिल था, लेकिन अब उसने यू टर्न ले लिया। माना जा रहा है कि जापान ने यह कदम अमेरिका के दबाव में उठाया है। इजरायल की तरफ से जापान के बैकफुट पर आने पर प्रतिक्रिया दी गई। उसने बाकी देशों को चेताते हुए कहा कि जापान नहीं चाहता कि अचानक मान्यता देने से इजरायल और सख्त रुख अपनाए। इन हालात में गजा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक इजरायली हमले जारी रहेंगे। इजरायल को रोकने के लिए अब क्या कदम उठाए जाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे कतर पर हुए इजरायल के हमले की।
तो कतर की राजधानी दोहा पर इजरायल ने मिसाइलों से हमला किया। टारगेट पर हमास के नेता थे। इजरायल को हमास लीडरों की जान लेने में तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस हमले के बाद 60 मुस्लिम देश जरूर एकजुट हो गए। दोहा में बैठक हुई और इसमें फैसला किया गया कि इजरायल के साथ कूटनीतिक रिश्तों पर फिर से विचार किया जाएगा। इजरायल को अलग थलग करने की कोशिशें तेज हो गई। पाकिस्तान की तरफ से इस्लामिक सेना के गठन का प्रस्ताव भी दिया गया, उस पर भी विचार हुआ, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। कतर ने इजरायल को साफ संदेश दे दिया कि इस बार तो वो पलटवार नहीं कर रहा, लेकिन भविष्य में किसी भी मुस्लिम देश पर इजरायल की कार्रवाई होती है तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। कतर अगर इस बार शांत रहा तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका को बताया जा रहा है। अमेरिका और कतर के काफी अच्छे रिश्ते हैं और अमेरिका ने ही कतर को इस बात के लिए तैयार किया कि वो इजरायल पर पलटवार नहीं करे। बदले में अमेरिका अब कतर को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए तैयार हो गया है। तेल अवीव से दोहा के लिए उड़ान भरने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि कतर के साथ हमारी घनिष्ठ साझेदारी है। हमारे बीच एक उन्नत रक्षा सहयोग समझौता है जिस पर हम काम कर रहे हैं और हम इसे अंतिम रूप देने के कगार पर हैं। रक्षा समझौते के बारे में रूबियो ने ज्यादा तो नहीं बताया, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इजरायल के हमले को लेकर नरम रुख दिखाने की कीमत इसे माना जा रहा है। कतर को यह भरोसा भी दिया गया है कि भविष्य में इस तरह की कोई भी कार्रवाई इजरायल की तरफ से नहीं की जाएगी। अमेरिका कतर को अपने पाले में बनाए रखने की कोशिशों में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल अलग थलग पड़ता दिख रहा है। कतर पर हुए हमले को लेकर यूएन में भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने कहा कि हिंदुस्तान दोहा में हुए हालिया हमलों और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव को लेकर बेहद चिंतित हैं। हम कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। इस तरह की कार्रवाइयों से न केवल क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को खतरा है। हिंदुस्तान का दृढ़ विश्वास है कि मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के पूर्ण अनुरूप बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। कतर पर हमले की फ्रांस और जर्मनी सहित यूरोप के अधिकांश देशों ने भी कड़ी निंदा की है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस की अमेरिका और यूरोप को दी गई बड़ी चुनौती की। तो इस समय रूस और बेलारूस के नेतृत्व में सैन्य अभ्यास ज़पद 2025 चल रहा है और यह सैन्य अभ्यास पूरे नाटो के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इसमें रूस की तरफ से अपने नए हथियारों की टेस्टिंग तो की ही जा रही है और साथ ही एक मैसेज भी दे दिया गया कि उसे अलग थलग करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस सैन्य अभ्यास में हिंदुस्तान और ईरान भी शामिल हुए। ईरान को लेकर तो अमेरिका और यूरोप को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के इस युद्धाभ्यास में शामिल होने से जरूर अमेरिका की नीति पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान को रूस से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए उस पर 50% का टैरिफ भी लगाया गया, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। इस युद्धाभ्यास में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हुए। सैन्य वर्दी में पहुंचे पुतिन ने बताया कि इसमें 1 लाख सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। पोलैंड बॉर्डर के करीब चल रहे इस युद्धाभ्यास पर पूरे नाटो की भी नजर बनी हुई है। अमेरिका की तरफ से तो अपने पर्यवेक्षक इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए रूस भेजे गए हैं, तो वहीं नाटो इस युद्धाभ्यास को पूरे यूरोप के लिए बड़ी चुनौती बता रहा है और उसका कारण बेलारूसी सेना के बयान में छिपा हुआ है। बेलारूसी सेना की तरफ से कहा गया है कि ज़ापद अभ्यास के दौरान परमाणु हथियारों की तैनाती की योजना पर भी अभ्यास किया गया, यानी जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को कितनी तेजी से किया जा सकता है उसकी भी जांच परख की गई है। जिसके बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क का भी बयान सामने आया। उन्होंने यूक्रेन के बाद पोलैंड को रूस का अगला टारगेट बताया है। टस्क ने कहा कि यह अभ्यास पोलैंड के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे के लिए किया जा रहा है। हम इस युद्धाभ्यास पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान बेलारूस सीमा के पास लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात किया गया। इससे पहले पोलैंड ने आरोप लगाया था कि रूस के 19 ड्रोन उसकी वायु सीमा में घुसाए थे, जिसमें से 7 को उसने मार गिराया था। पोलैंड के इस दावे के बाद से ही रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ गया है और रूस ने इस सैन्य अभ्यास के जरिए बड़ा संदेश भी दे दिया है। तो वहीं अमेरिका के रुख में जरूर कुछ बदलाव होते दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहा है कि उन्हें रूस के साथ डील करनी होगी। तो वहीं हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बात की। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को रोकने के उपाय पर बातचीत हुई। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिका और चीन में बढ़ते टकराव की। तो चीन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दे दी है कि उसे अपना कदम वापस लेना पड़ेगा। इस बार यह चेतावनी टैरिफ या ताइवान को लेकर नहीं है, बल्कि जापान को लेकर है।
अमेरिका ने जापान में पहली बार अपनी मध्यम दूरी की टाइफून मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन किया है। रिजोल्यूट ड्रैगन 2025 नाम के एक युद्धाभ्यास के दौरान जापान में इसकी तैनाती की गई। इस युद्धाभ्यास में 20,000 जापानी और अमेरिकी सैनिक शामिल हुए थे। अमेरिका के इस कदम पर अब चीन आग बबूला हो गया। उसने अमेरिका से टाइफून मिसाइल सिस्टम को जापान से हटाने की मांग की है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि चीन की गंभीर आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका और जापान ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर टाइफून मिसाइल प्रणाली की तैनाती जारी रखी है। यह तैनाती इलाके की रणनीतिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यह क्षेत्र में हथियारों की रेस और सैन्य टकराव के खतरे को बढ़ाती है। ऐसे में चीन ने अमेरिका को मिसाइल प्रणाली वापस लेने की चेतावनी दी है। अब बात करें टाइफून मिसाइल सिस्टम की, तो टाइफून मिसाइल सिस्टम टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर होती है और SM-6 इंटरसेप्टर्स भी दाग सकता है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, यानी ये दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट और यहां तक कि दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों को भी निशाने पर ले सकता है। अमेरिका इसे अपनी फर्स्ट आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी का हिस्सा मानता है, जिसके तहत जापान, फिलीपींस और अन्य बेसों के जरिए चीन की नौसैनिक और वायु शक्ति को सीमित करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में जापान में इसकी तैनाती से चीन की नाराजगी लाजमी है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका की तरफ से चीन की इस धमकी पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। क्या वो इस मिसाइल सिस्टम की तैनाती से पीछे हटेगा? क्या वो इसे वापस लेगा या फिर अमेरिका और चीन में दोबारा संघर्ष छिड़ने वाला है? ये देखना होगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे 140 साल पुराने एक रहस्यमय जहाज की। तो टाइम ट्रैवल या टाइटैनिक जैसी कई कहानियां आपने सुनी होंगी, जिनमें कई चीजें अचानक गायब हो जाती हैं और फिर सालों बाद जस की तस या फिर मलबे के रूप में मिलती है। और अब कुछ ऐसी ही रहस्यमय घटना का पर्दाफाश हुआ है जो 140 साल पहले समुद्र की गहराइयों में दफन हो गई थी। 1970 से ही इस राज को सुलझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब जाकर यह रहस्य आखिरकार बाहर आ गया है। अमेरिका की लेक मिशिगन की गहराइयों में 55 सालों की लगातार कोशिशों के बाद एक प्राचीन जहाज का मलबा मिला है। इस खोज ने समुद्री इतिहास के एक बड़े राज को सुलझा दिया। इस जहाज का नाम FJ किंग था, जो 1867 में ओहायो के टोलेडो में बनाया गया था। यह 3 मस्तूलों वाला एक कार्गो जहाज था जो अनाज और लोहे जैसी चीजें ढोता था। 15 सितंबर 1886 को यह जहाज शिकागो जाते समय मिशिगन की एस्कानावा के पास एक भयानक तूफान में फंस गया। तूफान इतना जबरदस्त था कि 10 फीट ऊंची लहरें जहाज को तोड़ने लगी। काफी देर तक पानी पंप करने के बाद कैप्टन विलियम ग्रिफिन को अपनी टीम को जहाज छोड़ने का आदेश देना पड़ा और आखिरकार रात करीब 2 बजे FJ किंग पानी में समा गया। इस जहाज के डूबने की जगह को लेकर विरोधाभासी जानकारी की वजह से इसकी खोज बहुत मुश्किल हो गई। कैप्टन ग्रिफिन ने इसे बेलीज हार्बर से लगभग 5 मील दूर बताया था, जबकि एक लाइट हाउस गार्ड ने कहा था कि इसके मलबे के निशान तट के बहुत करीब थे। अलग अलग बयानों की वजह से इसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो गया था, लेकिन रिसर्चर ब्रैंडन बेलोड ने एक अलग सोच के साथ काम किया। उन्होंने सोचा कि शायद तूफान की वजह से कैप्टन भ्रमित हो गए हों, इसलिए उन्होंने अपनी खोज का एरिया लाइट हाउस गार्ड की बताई गई जगह के पास सिर्फ 2 वर्ग मील तक सीमित कर दिया। और जब उनकी टीम ने साइड स्कैन रडार का इस्तेमाल किया तो उन्हें 140 फीट लंबी एक वस्तु का पता चला। जब वे उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने दशकों से खोए हुए FJ किंग जहाज को पाया। इस खोज ने न सिर्फ समुद्री इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली सुलझाई है, बल्कि यह उस दौर के जहाज निर्माण और लेक मिशिगन के समुद्री इतिहास के बारे में भी नई जानकारी दे सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसी कई और कहानियां दबी हुई हैं जो न जाने कब बाहर आ जाए। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।